जैसा कि मैंने बोला कि हम अब सेंटर ऑफ मास फ्रेम को जो है वो देखने वाले हैं। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में क्या हमारे जो है वो एडवांटेज होते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला है, जो क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास फ्रेम से होते हैं वो बिना इसके भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि बिना उसके नहीं होते हैं, लेकिन थोड़ा सा इजी पड़ता है ये। और खासकर हम इसको इसलिए कर रहे हैं कि अगर कोई सपोज कर हमसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही पूछ ले तो फिर हम उसका कैसे जवाब देंगे। तो मैं 3-4 बातें तुम्हें बता दूं इसके बारे में। डेरिवेशंस में हम नहीं जाएंगे क्योंकि डेरिवेशन मतलब कोई ज्यादा मतलब नहीं है और हमारा टाइम भी थोड़ा कम है, तो डेरिवेशन की हमें कोई जरूरत नहीं है। चाहोगे तो बड़ी आसानी से डेरिवेशन इस सबके हो जाते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई है कि सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है इस सेंटर ऑफ मास फ्रेम में वो ये होता है कि किसी भी काइनेटिक एनर्जी अगर तुम्हें किसी भी सिस्टम का निकालना है तो तुम उसको ऐसे लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो सिस्टम का अगर तुम्हें काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो पहले सेंटर ऑफ मास की फ्रेम, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में निकाल लो, उसके बाद सेंटर ऑफ मास का काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये कुछ ज्यादा अलग नहीं है, तुमने ये चीज रोटेशन में पढ़ रखी है कि अगर किसी रोटेटिंग बॉडी का तुम्हें निकालना है काइनेटिक एनर्जी तो पहले हम क्या करते हैं, उसको लिखते हैं हाफ आईसीएम ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वीसीएम स्क्वायर। क्योंकि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में निकालोगे, सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठ के निकालोगे तो वो बॉडी तुम्हें प्योर रोल करते या प्योर रोटेट करते हुए नजर आएगी, तो उसका हो जाएगा हाफ आईसीएम ओमेगा स्क्वायर और फिर सेंटर ऑफ मास का हाफ क्योंकि वो तो ट्रांसलेट ही करता है सिर्फ, तो हाफ एम इंटू में वीसीएम स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी कुछ वैसा ही है, कुछ अलग नहीं है। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग जो केस हमारा बनता है वो ये बनता है कि अगर 2 पॉइंट सिस्टम अगर हम ले लें, 2 पॉइंट सिस्टम अगर हम ले लें, है ना, ये हमारा M1 हो गया है, ये हमारा M2 हो गया है, ठीक है। इसका वेलोसिटी लेट से V1 है, इसका वेलोसिटी लेट से V2 है, खासकर स्प्रिंग वाले क्वेश्चन में काम आता है, ठीक है। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी पाया गया है सिस्टम का, ये विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये निकल करके आता है, जो कि तुम आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, वीसीएम निकाल सकते हो। वीसीएम कितना हो जाएगा, M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन में M1 प्लस M2। फिर उस वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में ये V1 को निकालो, मतलब M1 का कितना वेलोसिटी होगा सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, M2 का कितना होगा, फिर दोनों को हाफ M1 जो भी वेलोसिटी है उसको स्क्वायर, हाफ M2 जो भी वेलोसिटी है उसको स्क्वायर। तो ये कितना निकल करके आता है, ये निकल करके आता है तुम्हारा हाफ म्यू इनटू में वी रिलेटिव का स्क्वायर निकल करके आता है, ये एनर्जी निकल करके आता है। तो इसको बेसिकली इसका उपयोग करके मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं। किस फॉर्मेट में लिख सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी, अच्छा ये वाली बात सिर्फ किसके लिए, ये वाली बात तो तुम्हारी जनरल है, ठीक है। ये इसके लिए कोई 2 पॉइंट सिस्टम नहीं चाहिए, ये तो जनरल बात होगी तुम्हारी। लेकिन ये वाली जो बात है ये सिर्फ किसके लिए, 2 मास सिस्टम के लिए, जिसमें हम रिड्यूस्ड मास का कंसेप्ट, ये म्यू क्या है यहाँ पर, म्यू रिड्यूस्ड मास है, ठीक है। म्यू क्या है यहाँ पर, रिड्यूस्ड मास, ठीक है। तो अगर हम रिड्यूस्ड मास का कंसेप्ट जो है वो बेसिकली यूज करते हैं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी जो सिस्टम की है वो बेसिकली कितनी बन जाती है, वो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, हाफ म्यू वी रिलेटिव का स्क्वायर प्लस में हाफ टोटल मास जो भी है और वी एम नेट लिख देता हूं इसको, ठीक है, वी सी ओ एम का स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमें चीज याद होगी, ज्यादा मुश्किल तो नहीं है ना, हल्की सी है, मतलब ज्यादा मुश्किल नहीं है, तुम 1-2 बार यूज करोगे तो ये तुम्हें याद हो जाएगी, ठीक है। अब ये वाली बात सिर्फ किसके लिए, क्योंकि ये वाली बात 2 पॉइंट सिस्टम के लिए है ना, 2 मास सिस्टम के लिए, 2 पॉइंट जो भी है 2 पॉइंट मास सिस्टम के लिए, तो ये भी तुम्हारी 2 जो है वो पॉइंट मास सिस्टम के लिए ही एप्लीकेबल है। 2 पॉइंट मास सिस्टम जो भी है, 2 पॉइंट सिस्टम या 2 पॉइंट मास। अब इसका हम उपयोग कब करेंगे, तुम खुद सोचो जरा। इसका उपयोग हम एक तो कर सकते हैं जब v रिलेटिव 0 हो रहा हो, तो ये हमारा यूजफुल बन सकता है। सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी निकालना थोड़ा आसान हो सकता है, सिर्फ ये लिखना पड़ेगा हमें, है ना। अब v रिलेटिव 0 कब होता है, खासकर जो क्वेश्चन आते हैं, अब कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आए जहां पे दोनों का फाइनल वेलोसिटी सेम हो, तो तुम इस फ्रेम के बारे में सोच सकते हो काम करने में। तो मैं एग्जांपल लेके दिखाऊंगा, तुम्हें बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि वो मैक्सिमम कंप्रेशन वाला जो केस आता है जहां पे मैक्सिमम कंप्रेशन मैक्सिमम इलोंगेशन दोनों कब आते हैं, जो दोनों का वेलोसिटी सेम होता है, तो वहां पर हम इसको उपयोग कर सकते हैं। अगर हमारा v रिलेटिव सेम हुआ तो ये वाली क्वांटिटी 0 हो जाएगी। दूसरा, अगर इनिशियल तुम्हारा वेलोसिटी नहीं है, ठीक है, या इनिशियल वेलोसिटी कुछ है भी, लेट्स से सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, अगर सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो ACM 0 हो जाएगा, और अगर ACM 0 हो गया तो VCM में कोई चेंज नहीं आएगा। तो जहां भी तुम्हें वर्क डन निकालना है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में ये वाला जो फैक्टर है, ये फैक्टर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। मैं एग्जांपल लेके समझाऊंगा तुम्हें।
तो ये हमारा जो है वो तब जीरो हो जाएगा, ये हमारा तब काम आएगा जब v1 इज इक्वल टू v2 है। अगर किसी क्वेश्चन में v1 इज इक्वल टू v2 बन रहा है, 2 पॉइंट मास सिस्टम है, दोनों का वेलोसिटी अल्टीमेटली सेम बन रहा है या पहले सेम हो, ठीक है, तो हम इसके बारे में सोच सकते हैं। और दूसरा, अगर f एक्सटर्नल 0 हो, तो इन दोनों सूरत हाल में हम इसके बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। अगर ये दोनों ही हो तो बड़ी गजब की बात हो जाएगी, तो बड़ा आसानी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो एक भी हो तो भी हम यहाँ पर कुछ सोच सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। मैं एग्जांपल लेके तुम्हें दिखाता हूँ कि इसका फेमस एग्जांपल तो वही है, स्प्रिंग वाला ही। जैसा कि मैंने बोला है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हें सेंटर मास फ्रेम में काम करना ही है, लेकिन कुछ बातें तुम्हें मालूम हो तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने क्वेश्चन ये वाला ले लिया, मैं इसको दोनों से करके दिखा दूंगा, तुम्हें बात समझ में आ जाएगी किससे तुम्हें करना ज्यादा एडवाइजेबल है। m1 है, इसका वेलोसिटी तुमने ले लिया v1, ठीक है। यहाँ पे तुमने लगा दिया स्प्रिंग इस तरह से, ये m2 हो गया, ठीक है। ये इनिशियली रेस्ट में था, ठीक है, ये रेस्ट में था। ये स्प्रिंग कांस्टेंट k, तुम्हें पूछा है कि मैक्सिमम जो कंप्रेशन है वो स्प्रिंग में कितना आएगा। तो हम इससे किससे करते हैं इसको, दो चीजों से करते हैं, एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन, एक एनर्जी कंजर्वेशन। तो मोमेंटम लिखेंगे तो m1v, और बाद में दोनों v1 लिख देते हैं, बाद में दोनों का m1v प्लस m2v, दोनों का वेलोसिटी सेम होगा एट मैक्सिमम कंप्रेशन। मैक्सिमम कंप्रेशन पे भी यही कंडीशन होती है, मैक्सिमम इलोंगेशन पे भी यही कंडीशन होती है, ठीक है। तो मैक्सिमम कंप्रेशन पे दोनों का वेलोसिटी बच्चों सेम रहेगा। तो वेलोसिटी कितनी निकल करके आ गई, m1v1 अपॉन में m1 प्लस m2 निकल करके आ गई, ठीक है। ये हमारी वेलोसिटी निकल करके आ गई, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन, तो लिखेंगे हाफ m1v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये एनर्जी कहाँ गई, हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर और प्लस में हाफ m1 प्लस m2 और ये v का स्क्वायर, ठीक है। v का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर अपॉन में m1 प्लस m2 का स्क्वायर। तो ये काट दिया यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से हमारा x मैक्स निकल करके आएगा। मैं कोशिश करूँ निकालने की, कितना निकल करके आ रहा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो है लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। तो हाफ तो काट देते हैं पूरे से, है ना, हाफ 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 तो कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा m1 v1 स्क्वायर, m1 v1 स्क्वायर, और यहाँ से हम जाएंगे, इसको कॉमन ले लें, m1 v1 स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं ना। एक m1 यहाँ पर हमारा m1 v1 स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या बन गया, 1 माइनस में, और यहाँ पर हमारा बन गया एक m1 रह गया पीछे, और साथ में m1 प्लस m2 भी रह गया, ठीक है, इज इक्वल टू k x स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे m1 v1 का स्क्वायर, और यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे m1 प्लस m2। तो ये हमारा यहाँ पर m1 प्लस m2 माइनस m1, तो सिर्फ m2 बच जाएगा ना। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं, यहां से हमारा जो x का आंसर आ रहा है वो आ रहा है m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 और v1 का स्क्वायर। ये हमारा x का वैल्यू निकल कर आ रहा है, बाय k भी डिवाइड k से कर देते हैं, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम सपोज करें इस वाले फंडे से जो हमने अभी अभी सीखा है, ठीक है। तो लेट से हम कैसे बात कर सकते हैं इसके अंदर, तो ये हमारा m1 हो गया है, ये हमारा हो गया है यहाँ पर m2, इसको हमने v1 से फेंका है, ठीक है। तो मैक्सिमम कंप्रेशन के टाइम दोनों का वेलोसिटी सेम होगा, ठीक है। दोनों का वेलोसिटी यहाँ पर मैक्सिमम कंप्रेशन कितना हो जाएगा, m1 m2, तो ये वेलोसिटी हो गया, ये यहाँ पर भी हो गया v, और v हो गया, तो ये हो गया x मैक्स, ठीक है। अब अगर मुझे ये देखना है तो मैं यही बोल सकता हूं ना कि जो भी सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी जो लॉस हुआ है वही स्प्रिंग के अंदर जाएगा, जो सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ है वही तो स्प्रिंग के अंदर जाएगा, और तो कुछ नहीं जाएगा, है ना। मतलब लॉस काइनेटिक एनर्जी इन द सेंस कि हीट में नहीं लॉस हो गया, जो भी काइनेटिक एनर्जी में कमी हुई है वही तो स्प्रिंग में अपीयर होगी। तो काइनेटिक एनर्जी में मैं निकाल लेता हूं। तो काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की इनिशियली कितनी थी, अब तुम जानते हो इनिशियली सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ म्यू v रिलेटिव का स्क्वायर। तो v रिलेटिव तो v1 ही है, तो v1 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो कितनी है, हाफ m vcm का स्क्वायर, हाफ m1 प्लस m2 vcm का स्क्वायर। उसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। तुम चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास की वो कितनी है, हाफ m1 प्लस m2 जो कि m नेट हो गया और vcm का स्क्वायर, ठीक है। बाद में ये तो इनिशियल होगी, अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं सिस्टम की फाइनल, तो वो कितनी हो जाएगी, हाफ म्यू, अच्छा v रिलेटिव कितना हो गया, 0, क्योंकि दोनों का वेलोसिटी क्या है, सेम, और काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास की क्या रहेगी, सेम, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स तो आया नहीं, दोनों उस पे हैं, ये है ना, स्मूथ सरफेस पे है, तो कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, तो कोई फोर्स नहीं है तो एसीएम नहीं है, एसीएम नहीं तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगा सेंटर ऑफ मास का, मास भी चेंज नहीं हुआ, तो वो एज इट इज रहा। तो यहाँ पर हमारा डेल्टा के ई जो है वो कितना आ गया, बेसिकली हाफ म्यू v1 का स्क्वायर आ गया, और यही हमारा कहाँ गया होगा, स्प्रिंग में गया होगा। तो हाफ से हाफ कट गया,
तो x का वैल्यू कितना आ गया, म्यू v1 स्क्वायर बाय k अंडर रूट, और यही हमारा यहाँ पर आया था कि म्यू v1 स्क्वायर बाय k अंडर रूट, यही यहाँ पर आया था, यही यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ऐसे इसका हम जो है वो यूज उठा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये वाला मेथड कोई बहुत बुरा मेथड है, इतना लेंदी ये वाला भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक लाइन में यहाँ पर आंसर आ जा रहा है। तुम्हें सिर्फ अगर तुम थोड़ा सा इसको चाहो तो ओरली भी, ये तो मैंने तुम्हारे पहली बार तुम देख रहे हो तो मैंने करके दिखा दिया, नहीं तो अगर तुम्हें करना हो तो कैसे करोगे तुम ओरली, कि बाद में तो काइनेटिक एनर्जी सिर्फ सेंटर ऑफ मास का ही बचेगा, वो रिलेटिव वाला फैक्टर तो जीरो हो गया। ठीक है, और सेंटर ऑफ मास का तो चेंज में आएगा ही नहीं, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का पहले वही था बाद में वही था, तो सिर्फ जो हाफ म्यू v1 स्क्वायर था ये सारा सिर्फ ये तुम्हें लिखना जरूरत पड़ेगी, सिर्फ इसको इतना जना अगर तुम लिख दोगे सीधा डायरेक्ट लिख पाओगे, इतना तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम में काम करने का जो है वो एडवांटेज है। ठीक है, हालांकि बहुत बुरा नहीं है दूसरा मेथड भी, मैं तो बहुत ज्यादा वो नहीं हूं, इसका फैन नहीं हूं सच, क्योंकि एक तो अपने को अलग से सोचना पड़ता है, लेकिन मैंने तुम्हें बता दिया बच्चों कि तुम्हें कब इसके बारे में सोचना है, तुम्हें तब इसके बारे में सोचना है जब तुम्हें कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जहां पर दोनों का फाइनल वेलोसिटी सेम हो रहा हो। मे भी तुम्हें ये वाला क्वेश्चन मिल जाए, हु नोज कि और कहां सेम होता है। एक हमने एक यहाँ पे देखा सेम होते हुए कि तुमने किसी बॉडी को ऐसे ले लिया है, इसका वेलोसिटी तुमने बोल दिया v1 है ना, और लेट से यहाँ पर हमने बोल दिया है कि ये मे बी रेस्ट में हो। ठीक है, और बाद में पूछ लिया तुम्हें कि बताओ मे बी हीट लॉस बताओ कितना होगा, हीट लॉस इवेंचुअली हीट लॉस कितना होगा। तो यहां पर भी हम क्या, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। अब एक तो हम ये काम कर सकते हैं यहाँ पर कि पहले मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे, है ना, हम जानते हैं इवेंचुअली अगर यहाँ पे फ्रिक्शन है ना, तो इवेंचुअली जो है वो दोनों एक साथ चलेंगे। ठीक है, अब जैसे ही हमें मालूम पड़ा दोनों एक साथ चलेंगे तो हमारे दिमाग में क्लिक कर गया कि भाई यहाँ पर जो है वो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, जो भी काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ, अब एक्सटर्नल फोर्स कोई है नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो है वो कितना हुआ, हाफ म्यू v1 का स्क्वायर प्लस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, बाद में काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना हुआ, वो तुम्हारा हो गया v रिलेटिव जीरो हो गया, दोनों इकट्ठे चलेंगे, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास रह गया, तो जो लॉस आया वो कितना आया, हाफ म्यू v1 स्क्वायर आ गया, और बस यही तुमसे पूछा है, तो हीट लॉस हमारा निकल करके आ गया हाफ म्यू v1 स्क्वायर। इसी को तुम चाहो तो मोमेंटम कंजर्व करो और फिर हम काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकालो, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल निकालो, दोनों को माइनस करो तो वहां से भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने तुम्हें बता दिया है कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम जो है वो हमें कब लगाने के बारे में सोचना है, बट इसका मतलब ये नहीं तुम्हें तभी सोचना है, मतलब लेकिन ये मोटी मोटी गाइडलाइन है। ठीक है, जैसे हम जो है मे बी नेक्स्ट लेक्चर में हम ये वाला क्वेश्चन करें जहां पर मैं इसको एक कोई क्वेश्चन में कुछ तुम्हें इस तरह से दूं, है ना, आमतौर पर इसको ना दो मास सिस्टम वाले में लगाते हैं, तो तुम ऐसे भी समझ जाना स्प्रिंग में अगर दो मास सिस्टम हो ना तो तुम इसकी तरफ जा सकते हो। देख आगे मैं तुम्हें फोर्स दूंगा कि हमने F फोर्स लगा दिया, बताओ इसमें कितना होगा मैक्सिमम एक्सपेंशन। तो आमतौर पर इसको तुम ग्राउंड फ्रेम में करते हो तो काफी लेंदी बनता है, मतलब डिपेंड करता है, कई लोग नहीं भी बनाते लेंदी, आसानी से भी कर जाते हैं। तो हम इस वाले क्वेश्चन को जो है वो नेक्स्ट क्लास में जो है वो देखेंगे, आज तो हम इसको इतना ही रखेंगे क्योंकि अपना टाइम जो है वो खत्म होने वाला है, इसको मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। तुम चाहो तो ट्राई करके आ सकते हो इसको, तो कल हम यही से शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में भी हमारा पहला क्वेश्चन यही हो। ठीक है, तो होपफुली तुम्हें ये वाली बात समझ में आई हो, तो मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, हालांकि हमने सारी बातें नहीं की सेंटर मास फ्रेम में, एक आधी बातें और हैं वो भी तुम्हें बता दूंगा सेंटर मास फ्रेम में, लेकिन वो ज्यादा यूजफुल नहीं है, मेन सबसे ज्यादा यूजफुल यही है। तो अभी एग्जाम के टाइम में मैं तुम्हारे माइंड को क्लटर नहीं करना चाहता कि तुम्हें 1000 चीजें याद कराऊं सेंटर मास फ्रेम में, सिर्फ ये वाली बात अगर ध्यान रहेगी तो बहुत ही अच्छा है, ये 2 पॉइंट सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। खुदा हाफिज सर, हाँ ठीक है, तो इसको तुम याद रखना। ठीक है, हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में लेने की कोशिश करेंगे, एक आधे क्वेश्चन इसके ऊपर। ठीक है, अभी के लिए इतना ही बच्चों।